नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम लोकतंत्र राउंड अप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंड अप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति का 2 दिन का छत्तीसगढ़ का दौरा। रायपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष विषय पर कार्यक्रम की शुरुआत। बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। राजस्थान यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने झुंझुनू सैनिक स्कूल के छात्रों से किया संवाद। कहा 2047 तक भारत को नंबर 1 बनाने का ले संकल्प। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के छात्रों से प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ने राजस्थान की गंगापुर सिटी में सहकार किसान सम्मेलन को किया संबोधित। कहा सहकारी आंदोलन से ग्रामीण भारत का हुआ विकास। सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ समारोह। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि। संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद। देश भर में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने सभी को दी शुभकामनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय क्षेत्र की बहनों के साथ मनाया भाई बहन का त्योहार। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहीं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रायपुर और बिलासपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। राष्ट्रपति ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में अद्वितीय प्रतिभा होती है। सकारात्मक सोच और कार्यों से न केवल वे अपना जीवन बल्कि आसपास के लोगों का जीवन भी बेहतर बना सकते हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने शहर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय का भ्रमण भी किया। यात्रा के दूसरे दिन बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इसके साथ ही रायपुर स्थित राजभवन में प्रदेश के जनजातीय समूहों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 अगस्त से 1 सितंबर तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक वैभव की जानकारी ली और यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी पुरातन वस्तुओं का अवलोकन किया। यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर में ब्रह्मा कुमारी के थीम ऑफ द ईयर सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष विषय के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनें भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी प्रेम, सद्भाव और शांति के विस्तार के लिए अथक प्रयासरत हैं। एक बात मैं हर बच्चे, युवा और बुजुर्ग को कहना चाहती हूँ कि अपने आंतरिक शक्ति के विकास के लिए अपनी रुचि के अनुसार सकारात्मक कार्य करते रहिए और सदा पॉजिटिव थॉट्स और गुड कंपनी के साथ रहिए। ऐसे लोगों के बीच में रहिए जो आपको सही रास्ता पर चलने की प्रेरणा दे सके और आगे बढ़ने में आपका साथ भी दे। जीवन को सही ढंग से जिए तो हर पल खूबसूरत और यादगार बना सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनें भाई भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी प्रेम, सद्भाव और शांति के विस्तार के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ यात्रा के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर में गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के इस परिवर्तनकारी अभियान में सबका सहयोग और अधिक होना चाहिए ताकि छात्राओं की कुल संख्या भी छात्र के बराबर हो सके। ऐसी अपेक्षा में इसलिए भी व्यक्त कर रही हूँ कि हमारे देश की कुल आबादी में महिलाओं की संख्या लगभग आधी है।
तथा हमारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मापदंड की स्थापना होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से ज्यादा नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। यह राष्ट्रीय रोजगार मेले का 8वां संस्करण था, जो देश भर में 45 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने के लिए अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं और भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो इस दशक में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत में ऑटोमोबाइल, फार्मा, स्टार्टअप जैसे कई सेक्टर्स में बहुत तेजी से गति आई है, जिससे आने वाले दिनों में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑटोमोबाइल, फार्मा सेक्टर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि फूड से लेकर फार्मा, अंतरिक्ष से लेकर स्टार्टअप तक किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सभी क्षेत्रों का प्रगति करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने ये बात नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कही। साथियों, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। आप फार्मा इंडस्ट्री का उदाहरण ले लीजिए। महामारी के समय भारत के फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सराहना की गई। आज ये इंडस्ट्री 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और कहा यह जा रहा है कि 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। अब ये फार्मा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस दशक में फार्मा इंडस्ट्री को आज की तुलना में कई गुना ज्यादा युवाओं की जरूरत पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत सरकार की ओर से ये रोजगार मेला रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देने की दिशा में एक कदम है। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उनका सशक्तिकरण होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिन की राजस्थान यात्रा के दौरान झुंझुनू पहुंचे। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने सैनिक स्कूल परिसर में विभिन्न भवनों का शिलान्यास किया। साथ ही सैनिक स्कूल के छात्रों और शिक्षकों से संवाद किया। छात्रों से बातचीत में उपराष्ट्रपति ने कहा कि फेल होने का डर त्याग दें। आप जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं उसमें खुलकर आगे बढ़ें। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने आर्थिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही आयुर्वेद जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने को कहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान दौरे पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने झुंझुनू में सैनिक स्कूल का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने सैनिक स्कूल की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापकों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि फेल होने का डर आपकी ताकत को कम करता है, इसीलिए असफलता का भय नहीं रखें और आप जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं उसमें खुलकर आगे बढ़ें। You are future of this country. You will shape this country what it is. But boys and girls, you are lucky. You are fortunate that you are at a time in this कालखंड where India is rising as never before. मुझे आपसे खास तौर से कहना है
इसमें एक बहुत बड़ा महत्व का मुद्दा है। माय डियर यंग बॉयज एंड गर्ल्स, नेवर फियर फेलियर। फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर आपकी ताकत को बहुत कम करता है। नेवर हैव टेंशन, नेवर हैव स्ट्रेस, यू विल बी एबल टू परफॉर्म मच बेटर। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कार्यक्रम में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कोरोना महामारी के दौरान आयुर्वेद के योगदान की सराहना की, साथ ही कहा कि लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आयुर्वेद बहुत उपयोगी है। पहला सुख निरोगी काया, ये पुरानी कहावत है, सदियों से कहते आ रहे हैं। पर इसके साथ एक और कहावत है, हींग लगे न फिटकड़ी रंग चोखो आवे। ये आप कर रहे हैं। एलोपैथी के अंदर जाओ तो रंग चोखो को नहीं आवे, थोड़ा साइड इफेक्ट होता है। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। जब अपनी संस्कृति को देखते हैं, व्हेन वी रिफ्लेक्ट ऑन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ सिविलाइजेशनल ethos, not many country can lay claim to such a fame, 5,000 years and more. And when we look at अथर्ववेद, ज्ञान का भंडार है स्वास्थ्य के लिए। हजारों साल पहले क्या कुछ नहीं कहा गया, और कोविड ने दिखा दिया कि कितना सार्थक है। एज गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मेरे पास राजस्थान से, लाडनू से, पाली से लोगों ने कहा हमारी किट का बड़ा उपयोग होता है। वो सार्थक हुए। इट वॉज द मोस्ट इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन इन टैकलिंग कोविड, एंड दैट इज व्हाट यू आर लर्निंग नाउ। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, आयुष राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव, आयुष मंत्रालय भारत सरकार में प्रोफेसर संजीव शर्मा और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान की गंगापुर सिटी में सहकार किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को द्वारा आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहकारी आंदोलन अब जमीनी स्तर का आंदोलन बन चुका है, लिहाजा लोगों को ग्राम सहकारी समितियों में पूरे उत्साह के साथ जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की ओर से किए गए प्रयासों के चलते भारत में सहकारी क्षेत्र मजबूत हुआ है। सहकारी आंदोलन से ग्रामीण भारत में आर्थिक पुनरुत्थान हुआ है और सही मायने में सहकारी आंदोलन प्रधानमंत्री के संकल्प आत्मनिर्भर भारत का सच्चा रूप है। राजस्थान के गंगापुर शहर में सहकार किसान सम्मेलन हुआ, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि कैसे सहकारिता आंदोलन जहां जहां कामयाब हुआ, वहां लोगों की जिंदगी में नई चमक आई। स्पीकर ओम बिरला की पहचान एक ऐसे सांसद की है जिनकी नजरों में सबसे पहले ग्रामीण अंचल आते हैं। इस सहकारिता आंदोलन की पहल से कैसे समृद्धि आएगी, उसको उन्होंने गुजरात के सहकारिता आंदोलन से जोड़कर समझाया। सहकारिता आंदोलन के माध्यम से जहां गांव में बैठा किसान उसके जीवन को आर्थिक परिवर्तन करने का काम किया, तो सहकारी आंदोलन ने किया। पहले जब किसान खेती करता था तो कर्ज में पैदा होता था और कर्ज में डूब जाता था, लेकिन ये सहकारी आंदोलन है जिसने 0% पर ऋण देकर किसान को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और देश में कई राज्य है, उसमें गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर 0% पर कोई लिमिट नहीं है। आप जितना पैसा फसल के हिसाब से लेना चाहे उतना पैसा अगर मिलता है तो सहकारिता के माध्यम से देश में, गुजरात में मिलता है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की जन्मभूमि और कर्मभूमि गुजरात है, जहां सहकारिता आंदोलन शुरुआती दिनों में ही मूर्त रूप ले चुका था, लेकिन राजस्थान में किसानों के हित के लिए
3 नए सहकारी समिति के गठन की बात सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की। किसानों को अच्छा बीज मिले, किसानों को अपनी उपज को निकास कर पाए और इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को आगे बढ़ा पाए, इसलिए 3 नई कोऑपरेटिव सोसाइटियों की स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने की। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार से समृद्धि का संकल्प राजस्थान में लिया। उन्होंने इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ याद किया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खुद इसी माटी के लाल हैं। लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी अब सहकारिता एक आंदोलन का रूप लेने वाला है। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम को बधाई दी। राष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व खेलों में ब्लाइंड क्रिकेट के पहले संस्करण में ऐतिहासिक और प्रेरणादायक प्रदर्शन के लिए देश को टीम पर गर्व है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक हासिल करने पर भारतीय महिला टीम को बधाई। राष्ट्र को इस उपलब्धि पर गर्व है। ये ऐतिहासिक जीत सभी को प्रेरित करने वाली है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि एक स्मरणीय उपलब्धि जो हमारी महिला खिलाड़ियों की अदम्य भावना और प्रतिभा का उदाहरण है। इन विजेताओं की जीत पर भारत गर्व से झूम रहा है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि कड़ी मेहनत और अटूट प्रतिबद्धता के साथ चुनौतियों और बाधाओं को पराजित कर प्राप्त हुई ये ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई दी। ट्वीट के जरिए संदेश में सभी के लिए सुख, समृद्धि और सौहार्द की कामना की। प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया तो बच्चों ने प्रधानमंत्री को राखी बांधी और प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र कोटा में सांगोद में लाडली बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कूल की बच्चियों के साथ भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस दौरान बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि ये त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। उन्होंने देश में महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित माहौल बनाने का संकल्प लेने की अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। ट्वीट के जरिए संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का उत्सव प्यार के उस खूबसूरत बंधन का प्रतीक है जो भाइयों और बहनों को बांधता है, साथ ही आपसी विश्वास और अटूट प्रतिबद्धता में एक साथ रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया। बच्चों ने प्रधानमंत्री को राखी बांधी। प्रधानमंत्री ने बच्चों से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। बातचीत के दौरान बच्चों ने कविताएं भी सुनाई और गाने भी गाए। प्रधानमंत्री ने उनकी अभिव्यक्ति से प्रभावित होकर उन्हें जनता के लाभ के लिए सरकारी योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि ये त्योहार हर किसी के जीवन में सौहार्द और सद्भावना को प्रगाढ़ करे। भाई बहन के बीच अटूट विश्वास और अगाध प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का ये पावन पर्व हमारी संस्कृति का पवित्र प्रतिबिंब है। विश्वास का रिश्ता खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा गाढ़ा होता है। तभी तो हजारों हजार महिलाएं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को राखी बांधने के लिए इकट्ठा हो गईं। इन महिलाओं को इस बात का पक्का यकीन है कि अपनी मिट्टी के जिस लाल को पहले विधायक बनाया, फिर सांसद बनाया,
जो लोकसभा के स्पीकर बने, वो ओम बिरला एक सच्चे भाई की तरह उनकी मुसीबतों और जरूरतों में रक्षा कवच बनकर खड़े रहेंगे। इस प्यार, विश्वास और भरोसे से स्वयं स्पीकर ओम बिरला अभिभूत हो गए। आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। जब आज के दिन मुझे इन हजारों बहनों का आशीर्वाद मिलने वाला है। ये विश्वास अनायास नहीं पैदा हुआ है। 20 साल पहले पहली बार जब ओम बिरला विधायक बने, उसके बाद से कोटा के लोगों के साथ उनका विश्वास का वो नाता बना जिसकी डोर कभी कमजोर नहीं पड़ी। मेरी इन बहनों से मेरा खून का रिश्ता जरूर नहीं है, लेकिन खून से बड़ा रिश्ता आज आपके बहन भाई का रिश्ता जुड़ने जा रहा है। और एक बहन भाई के रिश्ते के अंदर जो प्रेम का रिश्ता है, जो अटूट बंधन का रिश्ता है, जो रक्षा का रिश्ता है, ये सब मेरी जिम्मेदारी आज बन रही है। ट्वीट के जरिए अपने संदेश में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये सुंदर पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति का परिचायक है और हमारी धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं से जुड़ा है। ये भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का भी अवसर है, जिसमें मिठास, भरोसा और स्नेह का मिश्रण है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने ओणम पर्व के अवसर पर सभी नागरिकों, खासकर केरल के लोगों को बधाई दी। फसल उत्सव के मौके पर सभी ने किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया, साथ ही देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की। ट्वीट के माध्यम से सद्भाव, भाईचारा और सौहार्द को बढ़ावा देने का संदेश दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि ओणम पर्व के इस शुभ अवसर पर हम अनगिनत उपहारों के लिए प्रकृति माँ के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी कामना है कि ये फसल उत्सव सभी के बीच समृद्धि और सद्भाव की भावना लाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि समुदायों को परंपराओं की डोर से बांधने वाला पर्व ओणम करुणा और बलिदान के शाश्वत मूल्यों की एक मार्मिक याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि ये हमारे किसान समुदाय के अथक प्रयासों का सम्मान करने और प्रकृति की उदारता के लिए आभार व्यक्त करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ओणम पर्व की शुभकामनाएं दी। ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि देशवासियों के जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, अद्वितीय आनंद और अपार समृद्धि की वर्षा हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों, खासकर केरल के लोगों को आनंदमय ओणम की शुभकामनाएं दी। साथ ही कामना की यह शुभ वार्षिक फसल उत्सव सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि, प्रेम और एकजुटता की भावना को भर दे। बढ़ते आगे, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह को पुष्प अर्पित कर याद किया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की जयंती पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह और लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह को पुष्प अर्पित कर नमन किया। बता दें कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह ने 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967 तक लोकसभा की अध्यक्षता की। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 25 अगस्त 2023 को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई।
25 अगस्त को ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति की बैठक हुई। 29 अगस्त 2023 को श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 30 अगस्त 2023 को विशेषाधिकार समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंड अप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।